तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इग्नो एमपीएस 003 के यूनिट 1 के पहले चैप्टर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो भारतीय नेशनल जो कांग्रेस की स्थापना किस तरह हुई, किस संदर्भ में हुई, किस परिस्थिति में हुई, उसकी डिटेल्स में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस, उसकी स्थापना कब हुई थी? उसका स्थापना हुई थी इन 1885 को। किसके द्वारा हुई थी वो भी आप लोगों को अगर मालूम है तो लिख लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, पहले वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है सभी ऑर्गेनाइजेशन का एक मिला जुला, एक जो सभी ऑर्गेनाइजेशन को जो समेटा हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन, अम्ब्रेला। ये छतरी के नीचे सभी चीज़ समेटा जाता है, लोग कई सारे लोग समा जाते हैं। उसी तरह अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर में कई सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन या संस्थान होते हैं। तो इंडियन जो 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो ये किसने की थी? ये जो भारतीय जो एजुकेटेड एलिट थे, एजुकेटेड एलिट का मतलब जो पढ़े लिखे, जो आपका ऊंचे तबके के समाज में जो लोग हैं, एलिट जो हाई क्लास लोग हैं, उनके द्वारा ही ये ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन हुई थी। और यहाँ पे सभी सेक्शंस ऑफ इंडियन, मतलब भारत के सभी लोगों से मिला जुला एक संस्थान था। ऑल सेक्शन इंडियन पीपल बिगिनिंग डिमांड। और इसकी जो पहले इसका डिमांड की थी, डिमांड क्या था? जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट के द्वारा जितने भी सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज या लेजिस्लेटिव बॉडीज बने थे 1861 के, वहाँ पे भारतीय लोगों को मतलब भले भांति भारतीय लोगों को एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन देना है। मतलब सिर्फ अंग्रेजों का द्वारा ही ये सरकार नहीं चलना चाहिए, बल्कि उसमें भारत के लोगों को भी हिस्सा होना चाहिए। तो ये उनका पहला डिमांड था। और पहले तो उनका ये डिमांड जो भारत के साधारण तबके के लोग जैसे कि किसान वगैरह या वर्कर्स है, उनका डिमांड तो इंडियन नेशनल कांग्रेस उतना सोच नहीं रही थी। लेकिन बाद में जो इंडिविजुअल लेवल में जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे, वो लोग ये सब काम कर रहे थे। जो लोकल इश्यूज थी या जो फिलान्थ्रोपिक जो मानव कल्याण के वर्क में वो एंगेज थी। लेकिन उनका मेन मिशन था इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट बॉडीज़ में या लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में। देखिए, पहले पैरा की तरह सेकंड पैरा में वही बातें दोहराई जा रही है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो उसका फाउंडेशन हुई थी, स्थापना हुई थी, उसका एक मॉडेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आउटलुक था। उसका एक सीमित एक संवैधानिक एक विचारधारा था। और उसका सब पहले जो स्ट्रेटेजी था वो था आपका पिटिशन, मतलब जितना एप्लीकेशन या पिटिशन देगी और सरकार में दबाव देगी, मतलब अहिंसा मूलक, मतलब सरकार को मतलब सॉफ्ट प्रेशर देगी। और कोई मतलब एजिटेशन या विद्रोह या एजिटेशन या कोई हड़ताल उस तरह का वो जरिया नहीं अपनाएगी अपने डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, डिमांड्स को हासिल करने के लिए, बल्कि पिटिशंस या परसुएशन, मतलब सरकार को सिर्फ लिखित रूप में एप्लीकेशंस या जो आपका नरमपंथी का जो नरमपंथी जो प्रथा है वो अपनाएगी। और अपना जो मूलतः उसका उद्देश्य क्या था कि जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ है, जो मतलब गवर्नमेंट भले भांति लोगों को फैसिलिटेट करे, लोगों को ये सहूलियत दे कि भारतीय लोगों को इंडियन सिविल सर्विस, जो वर्तमान में जिसको कहा जाता है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसमें मतलब भारतीय लोगों का भले भांति रिप्रेजेंटेशन हो। तो वो था पहले उनका डिमांड। तो पहले तो जैसे कि हम पहले डिस्कस किए थे कि वो जो लोकल इश्यूज़ को उसने उतनी सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन यद्यपि जो लोकल इश्यूज में जो भी आपका जो प्लांटेशन, जो भी आपका नील खेती जैसे प्लांटेशन रिलेटेड या इंडस्ट्रियल किसान वर्ग तबके लोग, इंडस्ट्रियल लेबर की जो इश्यूज था, वो भी उसने लोकल इश्यूज के हिसाब से उसने उतना सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन जो लेबर लीडर्स थे या जो फिलान्थ्रोपिस्ट थे, जो मानव कल्याण की कार्य करते थे, तो उनको लेकिन कांग्रेस जो पार्टी है उसमें उनको अच्छी तरह से हिस्सेदारी या उनकी भी हिस्सेदारी दी गई थी। लेकिन उनका इश्यूज जो था उसको सीरियसली कांग्रेस नहीं ले रही थी। तो इसके बाद आपका जो 1893 में क्या हुआ, तो कांग्रेस ने पहली बार जो आपका ये जो परमानेंट लैंड सेटलमेंट, जो किसानों को जो ज़मींदारी सिस्टम था जिससे कि किसानों को दबाया जा रहा था, उनको मतलब लैंड राइट्स नहीं दिया जा रहा था, तो उस कांग्रेस ने डिमांड किया था कि जो लैंड इश्यूज है उसकी परमानेंट सेटलमेंट किया जाए, परमानेंट लैंड सेटलमेंट किया जाए। और जिससे कि जो किसान है मतलब जो लैंड होल्डर्स है उनको मतलब गवर्नमेंट द्वारा
टैक्सेशंस या हेरासमेंट ना हो। तो ये पहले 1893 में उसने पहली बार मतलब क्या किया था, किसानों के बारे में या जो लैंड होल्डर्स है उनके बारे में आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। पहले तो एक एलिटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो उसकी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए भारतीय लोगों का, उससे वो स्टार्टिंग हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो लोकल इश्यूज़ में भी उसने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो इसके बाद क्या हुआ, एज 1895 में हम लोगों को मालूम है डॉक्टर एनी बेसेंट, तो नाम तो काफ़ी फेमस हो, जाना पहचाना होगा। उन्होंने क्या किया था, तो इंडियन होम रूल लीग जो है उसकी स्थापना की थी। इंडियन होम रूल लीग मूवमेंट उन्होंने स्थापना की थी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर भी थे उस समय के। और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल एक ड्राफ्ट किया था, उसकी एक लेख ली थी, और वहाँ पे उन्होंने ये एक विचार रखा था कि एक ऐसा संविधान भारतीय लोगों के लिए संविधान होगा जो गारंटी करेगा हर भारतीय सिटीजन को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब अपने अभिव्यक्ति, अपने विचार अभिव्यक्ति करने का उसका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अभी भी है हम लोगों का जो फंडामेंटल राइट्स में, वो उन्होंने उस समय उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल में था, ये राइट उनकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल में थी। और इनवायलेबिलिटी ऑफ वंस हाउस, और अपने घर में अपनी घर की सुरक्षा, लोगों की सबसे इम्पोर्टेंट अपने जीवन के बाद अपना घर को महत्व देता है, तो उसकी घर में उसकी सुरक्षा, उसका इनवायलेबिलिटी, उसका घर को कोई हस्तक्षेप, कोई सरकार द्वारा कोई उसके घर को नुकसान ना हो, तो उसका भी एक उन्होंने एक डिमांड रखा था उसमें, राइट टू प्रॉपर्टी। और राइट टू प्रॉपर्टी जो कि अभी भी संविधान में तो पहले अभी तो नहीं है, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी भी उन्होंने उनके कॉन्स्टिट्यूशन बिल में ये लिखा था। और इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इन रिगार्ड टू और इन एडमिशन ऑफ पब्लिक ऑफिसेस, राइट टू प्रेजेंट क्लेम्स, पिटिशंस एंड कंप्लेंट्स एंड द राइट टू पर्सनल प्रॉपर्टी। तो इस तरह का मिला जुला जो भी राइट्स है, जो कि मनुष्य की मौलिक अधिकार है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ के आगे सभी लोग मतलब इक्वल होंगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ। और सभी पब्लिक ऑफिसर्स में सभी को दखल लेने का, एडमिशन जाने का उनका राइट होगा, और अपने जो क्लेम्स है, पिटिशन है, कंप्लेंट्स है, उसको वहाँ पे जाके जमा देने का और वहाँ पे दाखिल करने का उनका राइट होगा। राइट टू पर्सनल प्रॉपर्टी, और अपना निजी प्रॉपर्टी में उसका निजी प्रॉपर्टी करने का उसका राइट होगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल में था। एट स्पेशल सेशन एट बॉम्बे, और बॉम्बे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्पेशल सेशन हुई थी 1918 को, तो यहाँ पे जो मोंटेगू कैंप्स फॉर रिफॉर्म्स आई थी, तो कांग्रेस ने तो ये डिमांड किया था कि जो न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होगी, वहाँ पे एक डिक्लेरेशन ऑफ इंडिया राइट्स होना चाहिए इंडियंस के लिए। और वहाँ पे क्या होना चाहिए, जो वहाँ पे जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में ये जो राइट्स जो डॉक्टर एनी बेसेंट ने जो सोची थी, वो वहाँ पे भी होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। जैसे कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ के आगे सभी लोगों का एक समान होना पड़ेगा। प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी, और लिबर्टी मतलब आज़ादी की, जैसे कि हम राइट टू प्रॉपर्टी, लिबर्टी, ये राइट टू एक्सप्रेशन, ये जो हम लोग फंडामेंटल राइट्स में अभी है, लिबर्टी, एक्सप्रेशन, स्पीच, तो ये उन्होंने राइट टू लिबर्टी, सभी लोग आज़ाद हो गए अपने अपने जीवन में, अपने अपने ज़िंदगी में। और लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ज़िंदगी और प्रॉपर्टी के भी अधिकार होना चाहिए। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस एंड राइट ऑफ एसोसिएशन, जो कि अभी हमारे मौलिक अधिकार में ये सब सम्मिलित है। तो ये डिमांड किया था आपका जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, ये कब किया था, 1918 में एक स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस हुई थी। और जो मोंटेगू कैंप्स फॉर रिपोर्ट आई थी, तो उसके बारे में उन्होंने ये डिमांड रखा था। तो एनी बेसेंट से स्टार्ट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल, और बाद में जाके ये भारतीय कांग्रेस ने इसको मतलब गवर्नमेंट के आगे, ब्रिटिश सरकार के आगे ये डिमांड करना शुरू कर दिया था। अभी 1925 में 1925 में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में एक सब कमेटी बनाई थी, और उसके चेयरमैन कौन थे, मोहनदास करमचंद गांधी, एम के गांधी जी उसके चेयरमैन थे। तो वहाँ पे एक कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल वहाँ पे बनाई गई थी। तो इसमें क्या था आपका कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, उसमें क्या डिमांड की गई थी, डिमांडेड सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडियंस फ्रॉम द विलेज अपवर्ड्स, द विलेज, द तालुका, द डिस्ट्रिक्ट, द प्रोविंस इन इंडिया। मतलब विलेज लेवल से जो हम लोग अभी पंचायती राज जो आपका हमारा जो पंचायती राज सिस्टम जो है, तो उस तरह का जो विलेज सेल्फ गवर्नमेंट्स, तो सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड की थी किसने, महात्मा गांधी जी ने। तो उसमें जिसमें कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में, तो वहाँ पे क्या था, उन्होंने डिमांड की थी कि विलेज से मतलब गांव से जितनी ऊपर लेवल तक जितनी भी आपका
जैसे कि आपका था विलेज हो गया सबसे नीचे स्तर में, जिसके बाद तालुका हो गया, फिर डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो प्रोविंस हो गया। जैसे कि हमारे अभी जो पंचायत होता है, पंचायत समिति होता है, फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो होता है, जो ब्लॉक लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, फिर आपका विलेज लेवल में, तो उसी तरह का विलेज, तालुका और डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंस में एक मतलब सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए विलेज से स्टार्ट करके आपका। तो इस तरह क्या होगा, आपका विलेज से स्टार्ट हो गया, फिर तालुका लेवल तक हो गया, फिर आपका विलेज में गया, फिर तालुका, फिर प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, फिर प्रोविंस, मतलब इस तरह पूरा देश में सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना डिमांड रखी थी किसने, गांधी जी ने। और वहाँ पे जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में उसमें ये भी डिमांड की गई अंग्रेज सरकार से कि भारतीय सभी लोगों को राइट्स टू लिबर्टी, मतलब राइट्स टू लिबर्टी होना चाहिए, आज़ादी का राइट होना चाहिए, सिक्योरिटी, सुरक्षा का, और ड्वेलिंग एंड प्रॉपर्टी, घर का और प्रॉपर्टी का राइट होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, अपने नैतिकता के अनुसार कार्य करने का, एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस रिलीजन, कोई भी धर्म को पालन करने का, और क्या, फ्रीडम टू एक्सप्रेस ओपिनियन, रिलीजन, फ्रीडम टू एक्सप्रेस ओपिनियन, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स एंड टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियंस, मतलब एकजुट असेंबल पीसफुली, शांतिपूर्वक असेंबली करने का, और बिना कोई शस्त्र के, हथियार के, और कोई भी एसोसिएशन या यूनियन बनाने का, फिर फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, जो बुनियादी शिक्षा है उसकी मतलब निःशुल्क प्रदान करना सभी लोगों को, यूज़ ऑफ रोड्स, रास्ते का यूज़, फिर पब्लिक प्लेसेस, जितने भी पब्लिक प्लेसेस है, कोर्ट्स ऑफ जस्टिस एंड द लाइक, मतलब जितने भी पब्लिक प्लेसेस वो लोगों के लिए खोल दिया जाए, और इक्वालिटी बिफोर द लॉ, और इरेस्पेक्टिव ऑफ नेशनलिटी और फ्रीडम ऑफ द सेक्सेस, मतलब कोई लिंग मुताबिक, मतलब कोई भी जो भी हो, पुरुष हो या नर हो, नारी हो, सभी लोगों को आपका फ्रीडम होना चाहिए, और इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी देश का हो, कोई भी नेशनलिटी हो, लेकिन उस सभी लोगों को कानून के आगे सभी लोगों को समान अधिकार होना चाहिए, कानून को सभी लोगों को एक समान देखना चाहिए। तो ये डिमांड था आपका कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल लाई थी एनी बेसेंट ने और एम के गांधी ने। जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल था, लगभग एक मिला जुला मतलब डिमांड्स रखने लगे थे इन बिलों में। और इसके बाद दोस्तों द मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट आई थी, कब आई थी ये, 1928 में आया था। तो इसमें तो जो भी आपका कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल या जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल में जो भी डिमांड्स रखे गए थे वो सभी तो थे ही। उसके साथ साथ कुछ और जो हमारे अभी वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी है, जो रिट्स है, जो रिट्स ऑफ आपका यहाँ पे सिटीजन के लिए रिट्स ऑफ हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस मतलब क्या है, टू हैव द बॉडी, मतलब कोई भी बिना मतलब जुर्म कायम किए हुए किसी भी आदमी को डिटेंशन नहीं कर सकता है 24 घंटे से ज़्यादा। तो हेबियस कॉर्पस का रीट है। फिर आपका जो अभी भी और भी 3 रीट्स है, आप लोगों को अगर मालूम है तो आप लोग लिख लीजिए कमेंट सेक्शन में, जो कि हमारे संविधान में अभी है, जो हाई कोर्ट और आपका सुप्रीम कोर्ट प्रदान करती है। रिट्स और हेबियस का मैंडमस जो भी है, आप लोग लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो प्रोटेक्शन ये क्या करती थी, प्रोटेक्शन हेबियस कॉर्पस, प्रोटेक्शन एज पर पनिशमेंट द अंडर एक्सपोस्ट फैक्टो लॉस। ये मतलब क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ एक्सपोस्ट फैक्टो लॉस मतलब क्या है। अभी देखिए कोई भी कानून अगर आज बना है तो इसके लिए जो बीते हुए कल में अगर कोई भी जुर्म होता है तो उसका लॉ आज बना के कोई भी किसी भी लोगों को पनिश नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लॉ तो आज बना है तो इसका इफेक्ट आज से होगा, ना कि इसके पहले से। मतलब ऐसे तो इस एक्सपोस्ट फैक्ट और लॉस अगर बन जाए और लोगों को पनिशमेंट दिया जाए तो किसी भी कानून किसी भी लोगों को मतलब मुजरिम करार कर सकता है कोई भी लॉ बना के। जैसे कि कोई क्राइम होता है, कोई भी एक्ट होता है जो कि 1 साल पहले होता है और लॉ बनाते हैं आज, तो 1 साल पहले किया गया जो कांड है उसके लिए उसको पनिश नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये लॉ अभी बना है। तो इसी लॉ का इफेक्ट आज से होगा, ना कि आज से पहले से। तो ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट पनिशमेंट अंडर एक्सपोस्ट फैक्टो लॉज है। और नॉन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी पर्सन ऑन ग्राउंड्स ऑफ, और जो ये आपका समानता का अधिकार, कोई भी भेदभाव ना हो कोई भी पर्सन के अगेंस्ट, किस बेसिस में, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, जाति के आधार पर, रिलीजन, धर्म के आधार पर, और क्रीड, मतलब क्रीड भी आपका जो जाति है, क्रीड है जो जात है, मतलब पब्लिक किस संदर्भ में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कोई भी राज्य जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में जो कोई भी किसी भी जात या रेस, रिलीजन और क्रीड के आधार पे उसको डिस्क्रिमिनेट
नहीं किया जा सकता। ऑफिस ऑफ पावर ऑफ ऑनर, कोई भी ऑफिस ऑफ पावर ऑफ ऑनर है, बड़े पोस्ट है, उसमें भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। सभी जाति वर्ग के लोगों को सभी पोस्ट लेने का, सभी पोस्ट में नौकरी करने का अधिकार है। एंड एक्सेस ऑफ एनी ट्रेड और कॉलिंग, और कोई भी व्यापार करने के लिए उसको कोई भी मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है। इक्वल एक्सेस ऑफ सिटीजन पब्लिक रोड, और पब्लिक रोड के जो पब्लिक रोड है उसके लिए एक्सेस होगा, सभी लोगों का एक्सेस होगा। पब्लिक वेल्स, जो पब्लिक कुआं है उसका भी एक्सेस सभी लोगों का होगा। तो पहले क्या था, जो ऊंच नीच का जाति था, जो अम्बेडकर जी का भी जो उन्होंने सफ़र किया था कि जो निचले वर्ग के जो लोग थे उनको पब्लिक वेल्स से पानी पीने का अधिकार नहीं था। तो ये भी राइट्स रखा गया, डिमांड रखा गया, जो कि आजकल के संदर्भ में देखिए तो ये कभी मतलब आम सा लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक इशू था पहले। एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजोर्ट, जो पब्लिक प्लेसेस और रिजोर्ट है, या फ्रीडम ऑफ कॉम्बिनेशन एसोसिएशन, मतलब लोगों को गुड बनाने का या एसोसिएशन बनाने का फ्रीडम होना चाहिए। और मेंटेनेंस इंप्रूवमेंट ऑफ लेबर एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, और लेबर एंड इकोनॉमिक कंडीशन का मेंटेनेंस और उसका इंप्रूवमेंट करना चाहिए। राइट टू कीप आर्म्स इन अकॉर्डेंस विद रेगुलेशंस, तो ये तो अभी तो राइट नहीं है, लेकिन वहाँ मोतीलाल कम्युनिटी रिपोर्ट ने लोगों को हथियार रखने का भी अधिकार देने का डिमांड किया था। और हथियार रखने का जो डिमांड है अभी भी कुछ नेशंस में है, जैसे यूएस वगैरह, वहाँ पे राइट टू आर्म्स है, लेकिन भारत में अभी नहीं है। तो इसका भी डिमांड रखा गया था मोतीलाल कमेटी रिपोर्ट में। तो अभी आगे देखते हैं। अभी देखो दोस्तों, देखा जाता है ये जो ऊपर के जितने भी डिमांड्स थे, ये थे आपका, ये सब आर्थिक उसका एक इम्प्लीकेशन था, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन था, आर्थिक अर्थनीति से जुड़ा हुआ था। और ये ज़्यादातर आपका जो पॉलिटिकल था और एलिटिस्ट डिमांड था, मतलब जो समाज के ऊंचे तबके के लोग हैं उनकी डिमांड्स की मांग की जा रही थी, ना कि जो निचले तबके के लोग हैं उनकी डिमांड्स। तो नीचे तबके का डिमांड कब से, मतलब जब मतलब इतनी दिनों से कोई भी उतना सोच नहीं रहा था, जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके हक के बारे में, उनके राइट्स के बारे में। लेकिन जब गांधी जी जो पॉलिटिकल सीन में आए भारत के जो राष्ट्रीय जो इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में, तो उन्होंने जब या इंडियन नेशनल कांग्रेस में उनकी जब अपीयरेंस आने लगी, तो उन्होंने ये जो कॉमन मैन की लिए, कॉमन आम जनता के लिए डिमांड्स उन्होंने रखने लगा, उन्होंने मतलब आवाज़ उठाई कॉमन पीपल के लिए। और गांधी जी को ये श्रेय जाता है कि कॉमन पीपल को उन्होंने नेशनल पॉलिटिक्स में उन्होंने लाया था, मतलब नेशनल पॉलिटिक्स के सीन में कॉमन लोगों की जो मांग है, डिमांड्स है, उसको उन्होंने बढ़ चढ़ कर उसको मतलब इंपॉर्टेंस दिया और उसको फोकस में लाया। तो हियर टू रिफ्लेक्ट देयर एस्पायरेशंस, मतलब जो गांधी जी ने ये जो कॉमन लोग हैं, जो निचले तबके के लोग समाज के, उनका बागडोर संभाला, उनके लिए, उनके हक के लिए उन्होंने मुहिम किया, लड़ाई किया, और उनके लिए उन्होंने डिमांड्स रखना शुरू कर दिया। जितने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मीटिंग से प्लेटफॉर्म थे, सरकार के लिए ये डिमांड्स रखना शुरू कर दिया था। तो ये था एक मिला जुला इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो कैसे उत्पत्ति हुई, और उनकी शुरुआत में उसकी भूमिका क्या थी, किस तरह वो रोल निभा रहा था, किस तरह उसकी फ्रीडम मूवमेंट हिस्सेदारी थी, या किस तरह का उसका नेचर था। तो अभी गांधी जी का जो सीन में आने के बाद गांधी जी ने क्या, किस तरह मतलब उनका रोल या कॉन्ट्रीब्यूशन किया था, ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छा लगा या आप लोगों को समझ में आया। तो अगर कुछ डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसमें भी वीडियो बना दूंगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।